Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we will discuss the UPSC CSET रीजनिंग पेपर। तो आज हम इसमें रीजनिंग का CSET 2015 का पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी। इसने क्या कहा है कि ए जो है और वो बी से फास्ट रन करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ए लेस देन बी। ओके, आगे क्या कह रहा है, एंड बी रन्स एज फास्ट। एज फास्ट का मतलब होता है समझ लो इक्वली बट नॉट फास्टर देन सी। बी जो है सी के बराबर ही दौड़ता है, यानी कि फास्ट है, उसकी स्पीड जो है सी के बराबर ही है। देन एज कंपेयर टू ए सी रन्स। उसके बाद इसने क्या कहा है कि देखो यहाँ से पहले हम इसको एक देखते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ से किस तरह से बनाते हैं, देखो ए इज लेस देन बी और बी जो हमारे सी के इक्वल है। ओके, अब हमें कंपेरिजन किसका करना है, हमें इस कंपेरिजन करना है ए एंड सी का। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं हमारे जो ए जो है वो लेस फास्टर है देन सी से, या फिर हम दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, सी फास्टर है हमारा ए से, ये भी हम कह सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या है, स्लोअर देन ए, यानी कि ए स्लो है सी से। नहीं भाई, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये राइट है। क्यों, हमारा सी जो है वो फास्टर है किससे, ए से, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर सही है। इसमें क्या है, देखो तीसरा ऑप्शन क्या हमारा, विद सेम स्पीड एज ए के बराबर है क्या स्पीड इसकी, नहीं ये भी बिल्कुल बराबर नहीं है। अब इसमें क्या फोर्थ है, गिवन डाटा इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन। देखो ये भी गलत है। क्यों, कि हमें इतना डाटा दे रखा है कि हाँ भाई इससे हमारा ये सॉल्व हो सकता है, हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उषा रन्स फास्टर देन कमला। इसने क्या है भाई, उषा जो है हमारी वो क्या है, फास्टर देन कमला। तो हम क्या करेंगे, फास्टर को ग्रेटर देन से कर लेना, ठीक है ना, देन कमला। ओके जी। प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति। प्रीति की बात कर रहा है, प्रीति है वो स्लो चलती है स्वाति से, यानी कि लेस देन की स्पीड देख लेंगे स्वाति से। ओके, स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला। और स्वाति जो है वो क्या है, वो कमला से भी स्लो चलती है। ओके, स्लोअर देन कमला। इसमें पूछा है वो इज द स्लोएस्ट रनर, सबसे स्लो कौन चलता है। तो देखो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी हैं। हम क्या करते हैं कि इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं। देखो तो इसका अगर करेंगे तो हमारी क्या थी, प्रीति थी, प्रीति की बात करना है, प्रीति स्लो चलती है स्वाति से, और ये कह रहे हैं स्वाति स्लो चलती है कमला से। ओके, इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं जो हमारी कमला है वो फास्टर है स्वाति से, और फास्टर है स्वाति फास्टर है प्रीति से। ठीक है जी। अब देखो इसका कंपैरिजन इससे कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे तो क्या होगा, देखो उषा, ठीक है, वो फास्टर है कमला से, ठीक है, और कमला फास्टर है स्वाति से, और स्वाति फास्टर है प्रीति से। तो अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो ये कि उषा जो है हमारी सबसे तेज दौड़ती है, ठीक है, और प्रीति हमारी सबसे स्लो दौड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। बहुत ईजी था, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इन तीनों से एक कंपैरिजन इक्वेशन बना लेनी है इस तरह से, फिर इससे ये बन के आई और इसको हमने इसके साथ मर्ज कर दिया तो हमारे ये आ गया, ये बनती है फाइनल। ये कह सकते हैं कि उषा जो सबसे तेज दौड़ती है और स्वाति सबसे स्लो। ओके, बहुत ईजी था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ABC मल्टीप्लाई DEED is equal to ABC where ABCD and E are the different digit। ओके, इसने क्या कहा है कि देखो ABC है और DEED है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC आएगा। ABCD क्या है, इसने क्या है, डिजिट दे रखी है, डिजिट का कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। ओके, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ D एंड E। इसने कहा है कि D और E की वैल्यू क्या होंगी। तो एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, जिसने क्या रखा है कि ABC का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं DEED इक्वल टू, तो देखो वैल्यू क्या मेरी आ रही है, ABC
यानी कि ये वाली वैल्यू 2 बार आ रही है, यानी कि ए बी सी। ओके, हम क्या करें, सपोज हम क्या करें, हम सपोज मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, लेट, अब देखो अपने आप हम एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू को, मैंने ए बराबर 1, बी बराबर 2 एंड सी बराबर मैंने 3 मान ली है वैल्यू। ओके, उसके बाद में अब देखो पूछा क्या है, उसने वैल्यू क्या पूछी, डी और ई की वैल्यू पूछी है, तो हम ऑप्शन में से उठाते हैं। देखो डी की वैल्यू मैंने 2 ले ली और ई की वैल्यू मैंने 0 ले ली। क्यों, हमें ऑप्शन से ही बताना है क्या आंसर होगा। तो देखते हैं हम 1 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 में। ओके, अब देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, 2 2 जा देखो 6 हो गया ये। उसके बाद में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, इंटू 0 0 0 फिर इंटू 0 0 0 फिर इंटू 6 4 2। तो अगर हम देखते हैं, क्योंकि मेरी ए बी सी की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू देखें 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 ए बी सी है क्या, नहीं भी। एक तरह से हमने क्या माना था, हमने ए को माना था बी, यानी कि ये मेरी बी है, लेकिन ये क्या वैल्यू, ये हमें नहीं मालूम, बट डिजिट है 4 और 6 हमारी क्या थी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या वैल्यू ली, वैल्यू हमने एबीसी की वैल्यू हमने 1 2 3 ली है, लेकिन हमने क्या ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो 1 2 3 डी की वैल्यू मैंने क्या ली है 0 और ई की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 1 1 0। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, 0 0 0, ठीक है, फिर 3 2 1, फिर 3 2 1 और उसके बाद में फिर 0 0 0 आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो क्या वैल्यू ये आ रही है, ये आ रही है 0 3 5 3 1। क्या ये एबीसी आ रही है, एबीसी ये भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि हम अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमने ऑप्शन क्या लिया, ऑप्शन लिया हमने सी, एबीसी की वैल्यू 1 2 3, डी हमने 1 लिया और ए हमने 0 लिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा 1 2 3 फिर 0 0 0 फिर 0 0 0 फिर 3 2 1। अब इसको चेक करते हैं 3 2 1 3 2 1। अब देखते हैं इसको कंपेरिजन करें। हाँ, इसको हमने 1 माना था, ए बी सी। इसका मतलब क्या है कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी क्या करते हैं कि हमने आंसर जो है ना ऑप्शन से उठाने पड़ते हैं, ऑप्शन से कंपेरिजन करके हमें आंसर बताने पड़ते हैं। तो क्या है हमारा, देखो ये ऑप्शन हमारा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है आंसर सी इज करेक्ट, डी इज इक्वल टू 1 एंड ई इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज। इसमें पूछा है कि हमारी जो मिसिंग नंबर क्या होगा एक्स, और सीरीज क्या दे रखी है 7 x 21 31 एंड 43। अब देखो हम चीजें देखते हैं, अगर हम एक चीज देखें, इन दोनों का कंपेरिजन करें, अगर इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो मैंने अगर इसमें से ये वाली चीज माइनस कर दी तो कितना आएगा मेरा, देखो 12 आएगा, 43 में से 30 बन जाएगा तो 12 आ गया। तो मैं ये कहूँगा मेरी इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है। अब मैं ऐसे ही ये वाली वैल्यू लूँ और ये वाली वैल्यू लूँ, इन दोनों का डिफरेंस करके देखो कि ये कितना का है। तो देखो जी 31 21 10 आ गया, इनका डिफरेंस 10 आ गया। यानी कि अगर देखा जाए तो अब डिफरेंस यानी कि ये क्या है हमारा 12 था 10 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8 आना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 21 में से हम 8 कैंसिल आउट कर देंगे। अब 21 में से देखो 8 कैंसिल आउट करेंगे तुम्हारा कितना आ गया 13 आ गया। तो मेरी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 13 आएगी। तो इसका डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस बताया था ना, इसका डिफरेंस 8 है। अब इसका डिफरेंस 6 आना चाहिए, अगर 6 आ गया तो इसका मतलब हमारी वैल्यू सही है, नहीं तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 8 आ गया था। ओके, अब इसकी जब डिफरेंस देखेंगे तो देखो 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 6, इसका मतलब हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन सही है। ठीक, तो अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा आएगा, आंसर सी इज करेक्ट हो गया। ठीक, बहुत इजी था, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का हम पहले डिफरेंस देख लेंगे, फिर इसका डिफरेंस इसका देख लेंगे, और इन दोनों के डिफरेंस से हम जो हमारी वैल्यू आएगी उसका हम कंपैरिजन कर लेंगे। इसका 12 आया था, इसका 10 आया था, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स
अब ये क्या है, हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है 3, 6, 8, 56, 10, 90, 2, 2। अब ये वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 20, 1 एंड 0। अब देखो अगर हम एक तरह से देखते हैं, इसका कंपेरिजन करें, यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 की जगह 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर दो, मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ओके, अब क्या मेरा देखो यहाँ पे 8 है, इसका कंपेरिजन हम करता हूँ, 8 है और 56 है, इसका मतलब क्या है कि देखो 8 इंटू 7 लिख दूँ, यानी कि हम क्या करें, एक एक टर्म कम करते जा रहे हैं, एक एक टर्म हम क्या है कम करते जा रहे हैं। अब क्या है देखो 10 है, 10 में क्या है 90 है, 90 का मतलब क्या होगा 10 इंटू 9, यानी कि एक टर्म मेरी कम हो गई, 10 है। तो एक चीज देखो, यानी कि हम ये वाली वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन कर रहे हैं, उसमें एक वैल्यू हम कम कर रहे हैं। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब मेरी क्या तो 2 है, 2 की जगह 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 1, यानी कि एक वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद तो ये पूछा है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, यानी कि मिसिंग टर्म क्या होगी, और वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू है हमारी 20। तो देखो अगर मैं 20 के फैक्टर करूंगा 5 इंटू 4, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर इन सब वैल्यू से कंपेरिजन करूं, देखो ये सभी वैल्यू से मैं कंपेरिजन करूंगा इसका, और इसका कंपेरिजन मैंने इससे करा, और इसका कंपेरिजन मैंने इससे करा, इसी तरह से इसका कंपेरिजन मैंने इससे करा, तो मैं ऐसे ही इसका कंपेरिजन जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरी 5। ओके, तो ये मेरी मिसिंग टर्म जो पूछ रहा था, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में देखो हमारा क्या है, ए आंसर इज करेक्ट। ओके, तो आगे समझ में बस क्या है कि हमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स को हमें क्या है पहले सॉल्व करना है अच्छी तरह से, कि उसका ये इसका क्या कंपेरिजन दे रखा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यू है उस वैल्यू को क्या करें, हम एक बार कंपेरिजन करें नीचे वाली की वैल्यू से। हमने क्या करा, ये हमारी रो फर्स्ट थी, R1 का कंपेरिजन R2 से करेंगे, हमें उसमें एक रिलेशन देखना है, जो रिलेशन आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। इसने क्या करा है कि ये रिलेशन इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि 3 था, 3 का मतलब 6, यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी 6 का मतलब 3 इंटू 2, यानी कि इसमें 3 भी इंक्लूड था और एक वैल्यू कम हो गई। इसी तरह से सब में ये फॉलो करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच ऑफ ए बी सी एंड डी हैज 100 रुपीज। इसमें कहा इसने कि ए बी सी डी इनके पास क्या है, 100 रुपीज है। ओके जी, ओके, आगे क्या कहा है, ए पे 20 रुपी टू बी। इसने कहा क्या कहा है कि ए ने बी को कितने 20 रुपए दिए, इसका मतलब क्या है -20। ए ने 20 रुपए दिए किसको, बी को, तो यहाँ पे बी के लिए +20 लिख देंगे, तो ए के पास कितना अमाउंट बचेगा 80 रुपी। ओके, अब आगे क्या कहा है, हु पे 10 रुपी सी। अब देखो हु पे की मतलब क्या, किसकी बात कर रखा है, ये इसका मतलब क्या है कि ये बात कर रहा है ये बी की, क्यों कि ए ने बी को दिए थे और बी ने क्या करा 10 रुपए सी को दिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी को हम 10 रुपए दे देंगे और -10 किस में से कर देंगे, बी में से। देखो बी के पास कितने रुपए बचे टोटल, बी के पास बचे 110। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है, हु गेट्स 30 रुपी फ्रॉम डी। इसने कहा क्या कहा है कि और सी ने क्या करा 30 रुपए ले लिए किससे, डी से, तो देखो डी में -30 कर देंगे और सी में +30 कर देंगे, तो इसमें कितना बचेगा 140। ओके, अब आगे उसने कुछ कहा है, नहीं आगे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये है कि डी के पास कितने बचेंगे, डी के पास बचे हमारे 70 रुपी। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें ये बताना है। ओके, पहले में क्या कहा है, सी इज द रिचेस्ट। भाई हाँ बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि सी के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। लेकिन उसने पूछा है कि सही कौन सा सही नहीं है, तो चलो ठीक है आगे देखते हैं, डी इज द पुअरेस्ट। अब देखो डी की बात करें तो कंपेरिजन करेंगे तो डी के पास सबसे कम पैसे हैं। ठीक है जी, इसका मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखो ये चीज देखते हैं, इसमें क्या है, बी इज द रिचेस्ट देन डी। देखो बी जो है वो डी से क्या है, रिचेस्ट है। हाँ भाई ये भी कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछा था क्या था, नॉट करेक्ट, तो उसका मतलब हम ये कह देंगे ये भी हमारा सही नहीं है। इसका मतलब ये कहेंगे कि ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या करा है, सी हैज मोर देन। अब सी की बात करें तो क्या है, ये हमारा सी के पास कितने थे 140 रुपए 140। ठीक है, सी हैज मोर देन व्हाट, ए एंड डी।
हैव टुगेदर। अब देखो ए के पास कितने थे, देखो ए के पास हमारे 80 हैं, ये है जी, और डी के पास कितने हैं, डी के पास मेरे 70 हैं। अगर हम जो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 हो जाएंगे। अब क्या मोर देन सी, सी के पास कितने हैं, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि 140 इज लेस देन 150 से। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्टेटमेंट जो है इस चारों इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसका मतलब क्या आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा। क्यों, क्योंकि उसने पूछा क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यही वाला स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फिगर गिविंग बिलो। अब देखो एक हमारा फिगर दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे फिगर क्या आएगा। ठीक है, इस वाले इसमें फिगर कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें ये हमारा फिगर दे रखा है, यानी कि इस तरह से अगर हम बात करें तो एक फिगर ये है हमारा, ओके, और यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम देखो बात करें इसमें, तो देखो ट्रायंगल की बात करते हैं। इस वाले फिगर में ट्रायंगल क्या है, अपवर्ड में है, यानी कि ऊपर की तरफ है। ठीक, अब दूसरे जब फिगर में करेंगे तो देखो ये ट्रायंगल यहाँ पे पहुंच गया एक तो, और दूसरा क्या है कि नीचे की तरफ हो गया है। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ और नीचे की तरफ हुआ। और तीसरे की बात करेंगे तो देखो ये फिर ऊपर की तरफ पहुंच गया, इसका जो था अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया और इसके नीचे आ गया। और चौथे फिगर में यानी कि यहाँ पे जो आया तो देखो नीचे की तरफ आ गया। तो इसका मतलब पांचवें फिगर में ट्रायंगल कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा, यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर की तरफ होगा और इसका चेहरा ऐसा होगा। ठीक, यानी कि ये इस शेप में होगा। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, तो देखो ये वाले ऑप्शन में और ये वाले ऑप्शन में हमारा सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो इस वाले ऑप्शन में ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हो ही नहीं सकते। ओके, यानी कि इसका मतलब जब ये दोनों नहीं हो सकते तो अब इन दोनों में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब जिस तरह से हमने ट्रायंगल लिया था, ये ट्रायंगल लिया था, अब हम कोई भी शेप ले लें। तो सपोज हमने एक बॉक्स ले लिया, देखो ये वाला हमने बॉक्स ले लिया, ठीक है ना, स्क्वायर वाला। अब इस बॉक्स को देखो, देखो ये बॉक्स यहाँ पे था, ठीक है, उसके बाद में ये बॉक्स हमारा इधर आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद में ये बॉक्स हमारा नीचे आ गया, उसके बाद में ये बॉक्स इधर आ गया। तो ये वाला बॉक्स अब जो आएगा इस वाली फिगर में कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है ना, ये इधर की तरफ होगा। तो यहाँ पे देखो, तो ऑप्शन ए ही एक हमारा ऐसा है जिसमें हमारा बॉक्स ऊपर है, बाकी देखो इसमें बॉक्स नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर इज करेक्ट। बहुत ईजी था। हमें क्या करना है, अगर इस तरह का कोई भी फिगर आ जाए तो उस फिगर का पहले एक चीज उठा लेंगे हम, ठीक है ना, पहले उसका कंपेरिजन कर देंगे। उसका कंपेरिजन करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने ट्रायंगल का कंपेरिजन करा था तो हमें दो ऑप्शन मिल गए थे, भाई ट्रायंगल दो ऑप्शन में सेम है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि दो ऑप्शन हमारे हमने रिमूव हो गए। उस फिगर के एक पार्ट से हमारे क्या है कि दो ऑप्शन रिमूव हो गए, दो ऑप्शन बचे थे। उसके बाद में फिर उसी फिगर का कोई दूसरा पार्ट ले लेंगे और फिर उसका कंपेरिजन कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए आंसर इज करेक्ट। ओके, बहुत ईजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। ठीक है, अब इसने क्या कहा, स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसने कहा है सम मेन आर ग्रेट, एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा है, सम मेन आर वाइज। अब देखो इसकी बात देखते हैं, माना कि हमारा मैन है। ओके, ध्यान से देखना इस चीज को। इसने कहा है कि सम मेन आर ग्रेट, तो इसका मतलब ये है कि हम देखो, अगर मैं इसकी पोजीशन में लूँ, ये मेरे मैन है, ठीक है ना, और ये मेरा ग्रेट मैन है। ओके, ठीक, और उसने क्या कहा है, सम मेन आर वाइज, और कुछ मैन क्या है, वाइज है। ठीक है, उसके बाद में ये देखते हैं, पहला कंक्लूजन क्या है, मैन आर इधर ग्रेट और वाइज। तो ये चीज हमारी ये नहीं हो सकती कि क्या है कि मैन या तो ग्रेट है या वाइज है। नहीं भाई, देखो अगर ये मेरे वाइज थे तो इसमें कुछ मैन तो हमारे ग्रेट है और कुछ मैन मेरे वाइज है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ग्रेट और वाइज ही है। यानी कुछ देखो, कुछ ये बीच का में तो बच रहे हैं, यानी कुछ मैन ऐसे होंगे ना तो वो ग्रेट है और ना ही वो वाइज है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं पहला कंक्लूजन तो हमारा सही नहीं है। ओके, अब इस आगे क्या कहा है, कंक्लूजन सेकंड क्या कहा है, सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज। अब देखो इसमें क्या कहा है कि कुछ मैन ना ही तो वो ग्रेट है ना ही वाइज है। तो ये वाली हमने एक फिगर इसके लिए बनाया था, हम एक फिगर इस तरह से भी तो बना सकते थे। तो ये हमारे मैन है। ओके, उसके बाद में कुछ मैन की बात करें कि भाई ग्रेट है, तो देखो ये फिगर में इस तरह से तो बना सकता था, भाई ये हमारा ग्रेट है, ठीक, और मेरे वाइज है, इस तरह से भी तो फिगर बना सकता था। अब इसमें देखो, तो यहाँ पे ये जो आएगा, ये पोर्शन मेरा मैन का जो है वो ग्रेट के लिए आ जाएगा, और ये पोर्शन मेरा वाइज के लिए आ जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सम मैन नहीं कहूंगा यहाँ पर। अगर मैंने इस वाले स्टेटमेंट में ये कह दिया सम मैन, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या है कि भाई फिगर है,
कोई भी स्टूडेंट फिगर टू टाइप से बना सकता है, कोई इस तरह से फिगर बना सकता है और इस तरह से भी फिगर बना सकता है। तो अगर हम इन दोनों फिगर को कंपेरिजन करेंगे, ये दोनों कंक्लूजन जो है, ये दोनों कंक्लूजन ये इस वाली कंडीशन को पूरी तरह से, यानी कि स्टेटमेंट को पूरी तरह से क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्यों? इसने वो कंक्लूजन फर्स्ट क्या कहता कि मैन इधर ग्रेट और वाइज। अब इस वाले में देखेंगे तो भी कुछ मैन तो ऐसे भी है ना जो ग्रेट है ना वाइज है। अब अगर लेकिन इस वाले फिगर से देखेंगे तो देखो, इस वाले फिगर से अगर हम देखें इस वाले फिगर में, तो ये वाला फिगर तो पहली चलो कंडीशन को फॉलो पूरी तरह से कर रहा है, लेकिन ये वाला फिगर पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। अब दूसरे कंडीशन में देखेंगे तो क्या है, सब मैन आर नीदर ग्रेट और वाइज। देखो दूसरा जो कंक्लूजन जो है वो इसको तो पूरी तरह से क्या है, फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा। इसने फिर पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। तो इसने हमें बताना है ओनली कंक्लूजन वन इज वैलिड। तो ये भी हमारा हम गलत बता देंगे क्योंकि नहीं वैलिड, टू भी हमारा नहीं वैलिड होगा। ठीक, दोनों हमारे वैलिड होंगे तो पहला दूसरा नहीं होगा तो ये दोनों वैलिड नहीं होंगे। नीदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट, कि भाई कोई भी कंक्लूजन हमारा वैलिड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मैन अनिल एंड डेविड एंड टू वुमेन शबनम एंड रेखा आर इन ए सेल्स ग्रुप। भाई ये क्या है, ये चार लोग जो हैं अनिल डेविड और शबनम रेखा वो सेल्स ग्रुप में है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अनिल, यहाँ पर डेविड, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम शबनम, ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम रेखा। अब आगे क्या कह रहा है ये, ओनली टू स्पीक तमिल, यानी कि दो लोग जो है तमिल बोलते हैं, इन चारों में से दो लोग तमिल बोलते हैं, ठीक है, एंड अदर टू स्पीक मराठी, और दो जो कहें वो मराठी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कहा है, ओनली वन मैन एंड वन वुमेन कैन ड्राइव ए कार, उनमें से एक मैन और एक वुमेन कार ड्राइव करती है, ओके। आगे क्या कह रहा है इसमें, शबनम स्पीक मराठी, तो शबनम जो है मराठी बोलती है, तो जो शबनम के आगे क्या लिखते हैं, मराठी लिखते हैं, ठीक है, मराठी, ओके, ये शबनम का हो गया। अनिल स्पीक तमिल, अनिल क्या बोलता है, तमिल बोलता है, ओके। आगे क्या करा है, बोथ रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव, यानी ये क्या है, ये ड्राइव करते हैं, ओके। तो ये लिख देंगे, ये हमारे ड्राइव करते हैं ये, और ये मेरा ड्राइव करता है, ओके। अब देखो आगे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये क्या रखा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्या कहा है, बोथ द तमिल स्पीकर कैन ड्राइव ए कार, भाई जो तमिल स्पीकर जो है वो क्या है, कार को ड्राइव करते हैं। देखो ये नहीं हम कह सकते, क्यों, क्योंकि देखो तमिल कितने बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले कितने थे, दो, मराठी बोलने वाले कितने थे, दो, ठीक। अब हमें ये तो मालूम है कि अनिल हमारा तमिल बोल रहा है, लेकिन हमें अब ये नहीं मालूम कि डेविड भी तमिल बोलता है या रेखा भी तमिल बोलती है। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम है कि शबनम तुम्हारी मराठी ही बोलती है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई कौन से हमारा तमिल बोल रहा है, सिर्फ अनिल को छोड़कर, ठीक है, दूसरा पर्सन कौन है। इसी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते, अब देखो कार कौन चला रहा है, कार देखो कौन चला रहा है, कार हमारी रेखा चला रही है और डेविड चला रही है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई पर्सन ऐसा होगा कि जो एक तमिल बोलता है और सिर्फ वही हमारा कार चला रहा है। इसका मतलब ये है कि देखो अनिल तो हमारा कार नहीं चला रहा, अनिल हमारा कार नहीं चला रहा, तो हम ये वाला स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि जो हमारे बहुत जो तमिल स्पीकर है वो कार को ड्राइव कर सकते हैं, ओके। अगला ऑप्शन क्या है, बोथ द मराठी स्पीकर कैन ड्राइव ए कार। देखो सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही है, हम मराठी के बारे में भी नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि शबनम मराठी बोलती है और अनिल तमिल बोलता है। उसके बाद में हमें ये नहीं मालूम कि डेविड हमारा मराठी बोलता है या रेखा बोलती है, लेकिन इतना मालूम है कि ये दोनों कार चलाते हैं। जब ये दोनों कार चलाते हैं इसका मतलब है कि शबनम हमारी कार नहीं चला रही, ठीक। तो हम इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे क्या है, सी ऑप्शन हमारा, बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव ए कार स्पीक मराठी। इसमें इसने ये कहा है कि हमारे जो है ना मराठी जो बोलते हैं वो हमारी कार चलाते हैं। तो देखो अब ये भी नहीं कर सकते, क्यों, कि देखो हमारा मराठी शबनम बोल रही है लेकिन ये कार नहीं चला रही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये तो अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो की बात कर रहा है, बहुत की बात कर रहा है जो मराठी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे क्या कहा इसने, वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव ए कार स्पीक तमिल। हाँ देखो ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो डेविड और रेखा अब यही दो हमारी क्या है, ये दो कार चलाते हैं, ओके। उसके बाद में शबनम हमारी मराठी बोलती है, तो एक बंदा और बचा, या तो डेविड होगा या रेखा होगी जो हमारी मराठी बोलता है। तो अगला पर्सन कौन सा होगा, तमिल वाला, वो कौन होगा, तमिल वाला होगा जो हमारी ड्राइव को कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं आंसर डी इज करेक्ट, ओके। इजी था, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 persons A, B, C and D consisting of the 2 married couples are in a group। तो उसमें क्या है कि 4 पर्सन दे रखे हैं A, B, C, D और वो क्या है 2 मैरिड कपल है। इसका मतलब क्या होगा, 2 मैरिड कपल का मतलब कि इसमें 2 मेल और 2 फीमेल होंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, मेल को जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स से और फीमेल को जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से। ओके, अब क्या कहा है इसने कि 2 मैरिड कपल हैं, यानी इसका मतलब 2 मेल और उसमें 2 फीमेल होंगे। ओके, बोथ ऑफ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड। इसमें ये कहा गया है कि जो वुमेन जो होंगी वो अपने हस्बैंड से छोटी होंगी। ओके, ए इज द टॉलेस्ट अमोंग द 4। इसमें ये कहना है कि ए सबसे बड़ा है। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ए सबसे बड़ा है, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे यहाँ पर 1 2 3 4 पर्सन है, तो इसमें इसने कहा है ए सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ए सबसे बड़ा है तो ए मेरा क्या होगा, ए मेरा होगा मेल। क्यों, क्योंकि इसमें ये बताया है कि जो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा है रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि ए हमारा मेल है। ओके, सी इज टॉलर देन बी। इसने बताया सी जो है वो टॉलर देन है बी, सी बी से बड़ा है या बड़ी है। ओके, क्योंकि अभी ये नहीं मालूम कि सी मेल है या फीमेल है। ओके, अब इसने आगे क्या कहा है, डी इज बी ब्रदर्स। इसने कहा है डी जो है बी का भाई है। इसका मतलब कि देखो ये डी की बात कर रहा है, यानी कि डी हमारा क्या है, भाई है बी का। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो ये कह सकते हैं कि अब डी बी का भाई है तो डी मेरा क्या होगा, डी मेरा होगा मेल। ओके, यानी कि ये मेरा क्या होगा, मेल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा फिर बी, देखो फिर 2 मेल हो गए। 2 मेल कौन कौन से हो गए, ए और डी। ये 2 क्या हो गए, 2 हो गए मेल, हो गए हमारे मेल। उसके में यानी कि इसका मतलब फीमेल कौन बचे, यानी कि बी एंड सी ये क्या हो गई, ये मेरी होगी फीमेल। ओके, अब यहाँ पे हमें ये चीज तो मालूम पड़ी है कि 2 मेल है और 2 फीमेल है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि बी मेरी फीमेल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें कहा है कि उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो अब देखो एक चीज कहते हैं, एक बात देखते हैं। इसने क्या कहा है कि बी और डी ये क्या है, ये सिबलिंग्स हैं। ठीक है, यानी कि भाई बहन है। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये भाई बहन है इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते। ओके, तो अब देखो क्या बचा, इसका मतलब ये बचा जब ये दोनों भाई बहन है, कौन, डी और बी। अब देखो बी और डी तो सिबलिंग है ना, तो ए की वाइफ कौन होगी, देखो ए की वाइफ कौन बची, क्योंकि अब ये दोनों भाई बहन है तो ये दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते, यानी कि इसकी बी की शादी किससे होगी, बी की शादी होगी ए से। यानी कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में जो रिलेशन है वो है हस्बैंड वाइफ का। ओके, अब उसके बाद में देखो ये क्या है, बी और डी के साथ क्या है, बी और डी के साथ रिश्ता क्या है, भाई बहन का है। ये मेरा डी हो गया, यानी कि ये इसका भाई है। तो इसका मतलब ये क्या है कि डी की वाइफ कौन होगी, तो इसकी डी की वाइफ होगी हमारी सी। तो देखो ये चीज समझ में आई आपके, यानी कि ए बी और डी सी में क्या रिलेशन है, ये हस्बैंड वाइफ है। ओके, अब देखेंगे देखो कि इसमें इसने कहा था कि हस्बैंड बड़ा है और वाइफ छोटी है। अब ये वाली को यानी कि बी सी को मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ, यानी कि मैंने अगर बी और इसमें कहा था बी सी, यानी कि सी इज ग्रेटर देन बी, तो मैं यहाँ पे अगर सी लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी। ठीक, रिलेशन हमारा इस तरह से रहेगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा है, उसके बाद में फिर छोटा, उसके बाद में फिर छोटा। तो अगर मैंने यहाँ पे पुट करता हूँ, यानी कि मैं अगर यहाँ पे सी और बी को पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा आना चाहिए डी। ओके, लेकिन क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि हस्बैंड की हाइट जो है बड़ी है वाइफ से। तो इसका मतलब ये क्या क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरा डी यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि देखो मेरा डी फिर आएगा यहाँ पर। ओके, तो ये मेरा आएगा डी। तो इसका मतलब ये कह सकते क्यों मेरा यहाँ पे आएगा डी, क्यों, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है सी इज ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब ये है कि मेरा बी और सी यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये मेरा क्या बन गई, एक रिलेशन बन गया हस्बैंड वाइफ का टॉलेस्ट का। सबसे बड़ा कौन है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, ए है, और सबसे छोटा कौन है, पी है। ओके, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या कराए, ऑल फॉर हैव फैमिली टाइज, तो ये ए कराए। तो देखो क्या फैमिली टाइज है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो क्या है कि ये दोनों कौन है, ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। और ये दोनों कौन है, ये हस्बैंड वाइफ है। और ये दोनों कौन है, ये सिस्टर ब्रदर है। ये हमारा सेंटेंस जो है सही है, लेकिन पूछा क्या है कि नॉट करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। बी में इसने क्या कहा है
बी इज द शॉर्टेस्ट अमोंग द फोर। अभी क्या बी सबसे छोटा है, तो देखो ये भी इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ठीक, भाई बी तो सबसे छोटा है, लेकिन पूछा क्या है इसने कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अब आगे क्या पूछा इसने, सी इज द टॉलर देन डी, कि सी बड़ा है डी से, तो देखो ये हमारा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डी जो है वो ग्रेटर देन सी है, ना कि सी ग्रेटर देन, ये हमारा नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है कि यही ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है ना, रॉन्ग है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर सी इज करेक्ट इसके अकॉर्डिंग। अब इसने आगे भी क्या कहा था, ए इज बी हस्बैंड, तो ये कह रहा है ए जो है बी का हस्बैंड है, तो ये भी बात सही थी, लेकिन पूछा स्टेटमेंट रॉन्ग था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें देखो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ओके, ए मैन हैड ए वाइफ, 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स इन ए फैमिली। इसमें कहा है कि एक मैन है, उसकी एक वाइफ है, 2 सन है और 2 डॉटर्स हैं उसकी। ओके, उसकी फैमिली में। द डॉटर्स वर इनवाइटेड टू ए फीस्ट एंड मेल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली वेंट आउट टू टेक पार्ट इन ए पिकनिक। इसमें कहा है जो उसकी डॉटर्स जो है वो इन्वाइटेड हैं किसी फीस्ट में, यानी कि किसी दावत में इन्वाइटेड है, और उसके जो मेल मेंबर्स हैं, इस फैमिली के मेल मेंबर्स हैं, वो कहाँ गए हुए हैं, वो पिकनिक पे गए हुए हैं। ओके, फिर आगे क्या कहा इसने, द मेन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, और आगे क्या कहा है कि जो फादर जो है वो लौट के घर पे नहीं आए हैं। ठीक है, यानी कि वो भी काम करने गए हैं और काम से भी वापस नहीं आए। उसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो पहले तो ये देखते हैं, ये देखते हैं हमारा एक मैन है और मैन की वाइफ है। ओके, और क्या है, देखो उसके 2 सन है, S1 S2 मैंने सन मान लिए, और 2 इसकी डॉटर है, D1 D2 मान लिया, D1 D2 उसकी डॉटर मान ली। ओके, ये 2 डॉटर जो है ये कहाँ गई हैं, ये फीस्ट में गई हैं, यानी कि किसी दावत में गई हुई हैं। अब ये दावत से लौट के आई है या ये नहीं आई, ये हमें नहीं मालूम, बस इतना कहा गया है कि ये दावत में गई हुई है। ओके, और ये 2 सन जो है, यानी कि मेल की बात कर रहा था, तो मेल की जब बात कर रखा तो ये 2 सन कहाँ गए हैं, ये पिकनिक की बात, ठीक, यानी पिकनिक पे गए। ओके, अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि मेल जो है, उसने ये कहा है जो मेन जो है मैन, वो कहाँ गए, वर्क, ठीक है, काम करने गए घर। ठीक है जी, जो अभी लौट के नहीं आई। इसने तो यहाँ पे साफ बता दिया है कि जो अभी लौट के घर पे नहीं आए, ये इसने साफ कहा गया है कि अभी लौट के घर पे नहीं आए। ठीक है ना, इसका मतलब ये कहा होंगे, ये घर के बाहर होंगे। तो देखो घर पे अगर देखा है तो घर पे कौन हो सकता है, तो देखो घर पे वाइफ हो सकती है। ओके, ये पॉसिबिलिटीज है कि घर पे हमारी वाइफ होगी उसकी, या फिर अगर हाँ हम ये भी कह सकते थे कि अगर ये डॉटर लौट के आ जाती तो घर पे वाइफ भी होती और उसकी बेटी भी होती। तो अभी अब वाइफ की पॉसिबिलिटीज नहीं मालूम, बस नहीं कहा गया था कि भाई सब बाहर गए हुए हैं, लेकिन वाइफ के बारे में इसने कुछ कहा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं है कि वाइफ एक्चुअल में है कहाँ। तो हम ये मान के चलते हैं वाइफ घर पे होगी। ओके, तो अब इसमें ये कहा गया है पहले में, ओनली द मेन्स वाइफ, यानी कि सिर्फ उस आदमी की वाइफ जो है वॉज लेफ्ट एट होम, घर पे होगी। तो देखो ये पॉसिबिलिटीज हमारी हो सकती है कि हाँ भाई वो घर पे भी हो सकती है। अब ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, इट इज लाइकली डेट द मेन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम। इसने पॉसिबिलिटीज दे दी, इट इज लाइकली यानी कि पॉसिबिलिटीज दे दी कि वो घर पे हो सकती है, ये उसकी पॉसिबिलिटीज है, संभावना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हाँ वो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो घर पे ही हो और घर के बाहर भी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि भाई जब ये सब बाहर है तो वाइफ घर को संभाल रही होगी। तो इसका आंसर जो होगा, देखो इसमें क्या गया, इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम ये कहेंगे कि जो स्टेटमेंट जो है वो ये वाला सही है। ठीक, अच्छा देखो इसने एक चीज कही थी, मेंस फादर, इनकी मेंस के फादर हैं। अब इसने मेंस का मतलब ये है कि अगर मेंस फादर की बात करें, मेंस फादर की, अब वो या तो सन का भी फादर हो सकते हैं, सन का फादर हो सकते हैं। ओके, या फिर इस मेंस के भी फादर हो सकते हैं, कि हो सकता है कि ये तीनों मैन हमारे पिकनिक पे चले गए और सन और मैन भी, और प्लस उसके फादर जो हैं वो कहाँ पे गए होंगे, वो वर्क पे गए होंगे जो लौट के नहीं आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओनली मेंस वाइफ, यानी कि सिर्फ मेंस की जो वाइफ है वो ही वहीं पर रही होगी, हो सकता है कि उसके साथ कुछ और भी जने हो। लेकिन इसने क्या है कि बस इसने ये कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी थी कि एक वाइफ है, 2 सन है और 2 डॉटर्स हैं। लेकिन देखो अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि 3 की बात करें, इस 3 में इसने क्या कहा है,
मेंस फादर्स यानी कि मेंस का पिता की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी हमें पॉसिबिलिटी नहीं मालूम कि यहाँ ये है कि भाई घर में कौन रह सकती है, कि हाँ घर में वाइफ भी अकेली रह सकती है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो ये ओनली की बात कहेंगे तो बिल्कुल हम कह नहीं सकते। अब सी क्या कह रहा है इसमें, नन वाज लेफ्ट एट होम, ऐसा कंडीशन ही नहीं है, फिर घर में जाहिर सी बात है कोई ना तो कोई है, ठीक, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी क्या है, मोर देन वन पर्सन वाज लेफ्ट एट होम, और एक से ज्यादा है तो ये भी नहीं हम कह सकते, ठीक, क्यों, पिकनिक पे भी गए हुए हैं और उसकी डॉटर जो है दावत पे भी गए हुए हैं और उसके फादर जो है अभी लौट के नहीं आए, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग। हम क्या कहेंगे, आंसर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हेड ऑफ ए क्लॉक विल बी ए हेड ऑफ आवर हैंड बाई 3 minutes एट। देखो इसमें क्या कहा है कि किसी घड़ी में क्या बज रहे हैं, देखो ये हमारी कोई घड़ी है और उस घड़ी में देखो ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक। अब इसने कहा है कि जो घड़ी की सुई है वो कहाँ पर है, वो 3 और 7 के बीच में है, ठीक है ना, यानी 3 और 7 के बीच का टाइम हो रहा है घड़ी में। ओके, और इसने क्या कहा है, इसने कहा है जो हमारी मिनट की सुई है वो 3 मिनट आगे है इसके आवर वाली घड़ी से, घंटे वाली घड़ी से 3 मिनट आगे है। तो पहले तो कोई चीज देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमने 7 मान लिया, यहाँ पे हमने 8 मान लिया। ओके, अब ये हमारी घड़ी है, ठीक। तो पहले तो एक बात, ये हमारा कितने बजते हैं, ये बजे हमारे 6, ठीक, यानी कि ये मेरी मिनट की सुई थी और ये मेरी आवर की सुई थी, घंटे की सुई थी। इसके बाद में जब 6:30 बजेंगे, देखो ये मिनट वाली सुई तो इधर आ गई और ये घंटे वाली सुई कहाँ जाएगी, देखो ये बिल्कुल जस्ट बीचों बीच में हो जाएगी, ठीक। अभी भी इसका मतलब क्या है कि घंटे वाली सुई हमारी आगे है और मिनट वाली सुई हमारी पीछे है। ओके, अब इसने कहा है कि मिनट की सुई हमारी 3 मिनट आगे होनी चाहिए। तो देखो जब धीरे धीरे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, यानी कि ये धीरे धीरे सुई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो हम जानते हैं अगर मिनट की बात करें तो 6 का क्या होता है, 30 मिनट होता है, 31, 32, 33, 34 और ये हमारी 35, यानी कि मैं सिर्फ अगर मिनट की बात करूं तो ये मेरी 35 में आ जाएगा, ठीक, यानी कि 31, 32, 33, 34, और जैसे 35 पे आएगा, इनकी घंटे वाली सुई अगर 35 पे आ जाएगी और मिनट वाली सुई 12 पे आ जाएगी तो हम कहते हैं 7 बज गए हमारे। ओके, अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हमारी जो मिनट की सुई है वो 3 मिनट आगे है घंटे वाली सुई से। तो देखो यानी कि अगर ये आगे जाएगी भी, अब ये मेरी, क्योंकि ये मेरी मिनट की सुई थी, अब धीरे 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 ये आगे यहाँ पे पहुंच भी जाएगी। तो देखो अगर मेरी ये घड़ी यहाँ पे पहुंचती है, ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारी ये की सुई तब भी पीछे ही रहेगी, ठीक। अब ये कितना कितना पीछे रहेगी कि 35 से आगे ज्यादा नहीं जाएगी। देखो अब अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में देखो ये घड़ी में कितने बजेंगे भाई, घड़ी में बजेंगे हमारे 6:15। तो देखो ये तो रॉन्ग हो गया, क्यों, देखो अगर इस घड़ी की बात करें ये वाली, अब ये आवर की सुई है ये 6 पर है और ये हमारी क्या होता है, ये 3 होता है, और ये मिनट की सुई 3 पर है, तो हम कहेंगे हमारी कितनी लगभग लगभग ये सुई हल्की सी आगे आ जाती है, तो ये कहेंगे भाई कि कितना हो गया ये, कि इस घड़ी में टाइम बज रहा है 6:15। क्यों, क्योंकि अब देखो ये कितने आगे है, ये लगभग लगभग 15 मिनट से भी आगे का समय है, यानी कि कितना है 15 मिनट का आगे। और उसने क्या कहा है कि जो हमारी मिनट की सुई है वो सिर्फ 3 मिनट आगे होनी चाहिए। ऑप्शन ए तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं कि 6:18, तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों, देखो 6:18 का मतलब होगा यहाँ पे कि ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 5 होगा, 4 का मतलब क्या होता है 20 मिनट, 3 का मतलब क्या होता है 15 मिनट, 15 का और 15 मिनट, इसका मतलब ये क्या है, और ये बीच में 18 आया है, तो इसका मतलब ये कि देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे तो बहुत डिफरेंस है, क्यों, ये एक तरह से 30 मिनट होता है, तो हमारा ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा। अगर देखो हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, अब डी की बात करेंगे तो देखो मेरा यहाँ पे कितनी मिनट होती है, 9 पे होती है हमारी 45 मिनट, ओके, और 8 पे कितनी होती है, 8 पे होती है हमारी 40 मिनट, और इसी तरह से 10 और ये 11, 10 पे होती है हमारी 50 मिनट और 11 पे होती है हमारी 55 मिनट। तो अब ऑप्शन से ही हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि घड़ी का टाइम कितना है भाई, कितने के बीच में रहे, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 का मतलब यह है कि तो इसकी बात कर रखा है, इसके बाद, ठीक, तो इसका मतलब है कि आवर की हमारी सुई यहाँ पे रहेगी, तो सिर्फ 3 मिनट हमारी क्या है, मिनट की सुई आगे है, तो अगर वो 48 पे चली जाएगी, 48 का मतलब कितना हो गया, देखो यहाँ पे आ जाएगी लगभग 48, तो इनके बीच में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा सी, 6:36। तो क्यों बात करें तो आवर की सुई कहाँ रहेगी, देखो ये 35 है लगभग लगभग,
तो वो 30 और 35 के बीच में रहेगी जब हम मिनट की बात करते हैं। तो यानी कि 6 और 7 के बीच में रहेगी, तो आवर की सुई हमारी इधर रहेगी, लगभग 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 इधर रहेगी। और इसीलिए अब 3 मिनट का डिफरेंस भी देखते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं आएगी, यानी कि 35 की जगह ज्यादा से ज्यादा 36 हो सकती है। ठीक, तो आंसर सी इज करेक्ट। देखो ये तो हम एक लॉजिक भी लगा सकते हैं कि एक तरह से घड़ी को देखकर इमेज भी कर सकते हैं कि घड़ी में कितना डिफरेंस रहेगा। तो आंसर हम देखते के साथ ही बता सकते थे। मैंने बस ये कि चारों को आपको एक्सप्लेन करा था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा। ओके, ऑप्शन देखते के साथ ही हम बता सकते हैं कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन। तो उसमें क्या है कि 5 ही हमारे टास्क हैं और 5 ही पर्सन हैं। ओके, अब आगे क्या कहें, टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू ईदर पर्सन 1 और पर्सन 2। देखो हमारे जो टास्क फर्स्ट जो है, यानी कि पहले जो टास्क है, वो पहले जो टास्क है वो ना तो पर्सन 1 करेगा और ना ही पर्सन 2 करेगा। ठीक, यानी कि अगर कोई सपोर्टेड मैंने ये कहा भाई ये मेरा कोई टास्क है, ये 1 2 3 एंड 4, यानी कि T1 T2 T3 T4 एंड T5, ये मेरे अलग अलग 5 टास्क हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरे ऐसे 5 पर्सन है, P1 P2 P3 P4 एंड P5। अब इसने कहा है कि जो पहला जो टास्क है वो P1 एंड P2 क्या है, वो इस टास्क को नहीं करेंगे। ओके, आगे क्या कहा है इसने, टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू ईदर पर्सन 3 और पर्सन 4। अब देखो 2 जो वाला टास्क है वो जो टास्क है वो P3 और P4 इन दोनों में से कोई एक करेगा, या तो P3 करेगा या वो P4 करेगा। ओके, ये हमारी बात होगी यहाँ पर। एवरी पर्सन इज टू बी असाइन टू 1 टास्क, और जितने भी पर्सन है वो क्या है, सभी एक एक टास्क करेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। इसमें कहा है कि कितने तरीके होंगे उस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं पहले इसमें एक चीज कंफर्म कर दिया, क्या उसने कहा है कि जो टास्क 2 है, टास्क 2 वाला है, उसको जो काम करेंगे वो P3 और P4 इन दोनों में से कोई एक ही करेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि इसमें इसने टास्क पूछा है कि कितने तरीके होंगे उसको। अब हम क्या करेंगे, तो देखो T2 टास्क को कितने पर्सन करेंगे, पर्सन तो एक ही करेगा, लेकिन कौन कौन से, 3 और 4 में से एक बंदा करेगा। ठीक है ना, या तो पर्सन 3 करेगा या पर्सन 4 करेगा। तो मैं कहूंगा कि इसके काम करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 2C1, क्यों काम को एक करना है और कितने हैं, 2 पर्सन है, उनमें से एक को करना है, तो इसका कितना आएगा, 2 आ गया। अब मैं क्या कहूंगा, देखो अब मैं बात करता हूँ इसी तरह से टास्क 1 की। ठीक है, अगर मैं टास्क 1 की बात करूं तो देखो अब पर्सन कौन कौन से हैं, इसमें कहा है कि देखो P1 और P2 काम को नहीं करेंगे, यानी कि 2 पर्सन तो काम नहीं करेंगे। ओके, अब बचे कितने पर्सन, P3 P4 एंड P5। अब देखो P3 या P4 में से अगर P3 टास्क 2 करता है तो P4 काम करेगा, या फिर P4 टास्क 2 करता है तो टास्क 1 कौन करेगा, वो हमारा काम करेगा P3। ठीक है ना, अब देखो क्या है, P3 और P4 में से कोई एक ही होगा पर्सन जो हमारे क्या करेगा, टास्क 1 को करेगा। क्यों, क्योंकि टास्क 2 को इन दोनों में से कोई एक बंदा करेगा, तो टास्क 1 को इन दोनों में से कोई बंदा एक कर सकता है, कोई पर्सन एक कर सकता है। जो टास्क 2 है वो P3 या P4 में से कोई एक करेगा। ओके, अब सपोर्टेड अगर P3 ने कर लिया तो P2 बचा, या फिर P4 ने कर लिया तो P3 बचेगा। ऐसे हमारा टास्क 1 है वो कौन करेंगे, वो पर्सन 3 और 4 में से तो कोई एक करेगा, और दूसरा पर्सन कौन सा बचा है, P5, यानी कि P3 या P4 में से एक या फिर P5, ये ही बंदे करेंगे। यानी कि इसमें कितने बंदे हैं, इसमें कितने पर्सन है, इसमें कुल एक पर्सन माना जाएगा। ठीक है, और एक पर्सन ये, तो कितने पर्सन बचे, 2 पर्सन, तो हम कहेंगे 2C1। 2C1 का मतलब होता है 2। ओके, अब ये 2C1 समझ में आया, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही हम कलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि T2 में हम ये कह सकें कि टास्क 2 जो है इन दोनों में से कोई एक बंदा पहले वो काम करेगा। ठीक है, टास्क 1 को करेगा, और हर एक पर्सन एक काम को एक ही बार करेगा, उसके बाद में वो किसी की दूसरी के टास्क को नहीं करेगा। अब कितने पर्सन बचे, देखो एक पर्सन यहाँ पे चलेगा, एक पर्सन यहाँ पे चलेंगे, तो पर्सन कितने बचे, पर्सन बचे 2 अभी। तो T3 को कितने पर्सन करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, कौन कौन से करेंगे, तो देखो जब 3 पर्सन बचे तो 3C1 इसका आएगा। ठीक है, 3C1 का मतलब क्या है कि देखो 3 पर्सन है, कौन कौन से, P1 P2
ओके, और इनमें से कोई एक पर्सन, तो एक पर्सन यहाँ पे चला गया, एक पर्सन यहाँ पे चला गया, तो इनका भी एक पर्सन बचेगा, तो वो टोटल कितने पर्सन हो गए? 3। 3 में से टास्क एक ही करना है। अब देखो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1, तो 2 बचा फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 1 1। अब इसका मैं करूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि इसका मतलब आएगा कितना आएगा? 3 आ गया। ठीक, अब देखो मेरा T2 हो गया, T1 हो गया, T3 हो गया, तो एक एक पर्सन तो यहाँ पे चले गए। अब कितने पर्सन बचे? पर्सन बचे 2, तो T4 को कितने लोग काम करेंगे? 2C1, यानी कि 2 लोग काम करेंगे। अब कितने पर्सन बचे? पर्सन बचा ओनली 1, तो T5 को कितने पर्सन काम करेगा? 1। ठीक है ना, एक ही पर्सन बचा था, तो वही लास्ट वाला इसको करेगा। ओके, तो अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी वेज, यानी कि कितने तरीके होंगे। हम क्या करेंगे? सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल हमें वे निकालने हैं। तो कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो कितना आएंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 इंटू 24, यानी कि 24 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि टोटल कितने तरीके हो जाएंगे इस टास्क को कंप्लीट करने में? वो हो जाएंगे हमारे 24, यानी कि आंसर कितना आएगा? आंसर सी इज करेक्ट, 24। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए प्लेन लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई एंड पैरेलल टू लाइन जेड। इस क्वेश्चन से पहले ये देखो कि परपेंडिकुलर और पैरेलल क्या होते हैं। देखो अगर हमारी टू लाइन है, ठीक है, ये लाइन है हमारी। ओके, उसके बाद में ये अगर इनके बीच में 90 डिग्री का अगर एंगल आए, यानी कि ये 90 डिग्री आ रही है, तो मैं ये कहूंगा कि ये लाइन जो होंगी हमारी क्या होंगी? ये लाइन होंगी मेरी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर देखो ये 2 लाइन है, ठीक है, आपस में क्या है? समान होते हैं, यानी कि आपस में क्या है? बिल्कुल सेम सेम है, और इनके बीच का एंगल जो है या तो 180 और हम 0 डिग्री भी कभी कभी कह देते हैं। अगर 180 डिग्री हो तो हम ये क्या कहेंगे? ये मेरी लाइन पैरेलल है। देखो परपेंडिकुलर और पैरेलल की ये कंडीशन होती है। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि हम देखो, तो अगर मेरी ये लाइन है तो मैं तब भी कहूंगा ये मेरी परपेंडिकुलर। क्यों? कि देखो मैं इस वाली लाइन को धीरे धीरे अगर मैंने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो देखो अगर मेरी ये लाइन देखो इस तरह से आ गई, तब भी मेरा 90 डिग्री बन गया। ठीक, या फिर अगर कोई मेरी जो 2 लाइन ये इस तरह से है, तो मैं तब भी कहूंगा ये मेरे लिए पैरेलल है। तो ये वाली चीजें हमें याद रखनी है कि कंडीशन क्या होती है। एक लाइन पैरेलल की ये होती है, जब 2 लाइन इस तरह से है, तो देखो 2 लाइन इस तरह से भी तो हो सकती है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसने कहा इन ए प्लेन, हमको एक प्लेन बना लेते हैं। सपोज मेरा ये एक प्लेन है। ठीक, आगे क्या है? लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई। तो अगर मैं देखो लाइन एक्स को मैं मानता हूँ ये वाली लाइन मेरी एक्स है। ओके, और वो क्या है? परपेंडिकुलर टू लाइन वाई। इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था ना कि अगर मेरी कोई लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर आएगी, अगर मेरी एक्स है तो ये मेरी वाई हो जाएगी। तो मैंने सब सपोज ये मैंने लाइन मान ली, ये वाई, ये परपेंडिकुलर है एंड पैरेलल टू जेड। अब देखो जेड किसके पैरेलल है? ये जेड जो है एक्स के पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन मान ली जेड। ओके, आगे चलते हैं। आगे इसने कहा है लाइन यू की बात कर रहा है, इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन वी एंड लाइन डब्ल्यू। ये वी और डब्ल्यू की बात कर रहा है कि लाइन जो है दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, अब थोड़ा लेकिन हमें मालूम पड़ रहा है कि हम लाइन को किस तरह से बनाएं। तो आगे सेंटेंस देखते हैं, लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वी। अब देखो लाइन बी की बात आ गई, यानी कि लाइन बी इसमें भी है और लाइन वी इसमें भी है। तो इसका मतलब ये कि हाँ, इस सेंटेंस से हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वी। अब मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ भाई ये वाली लाइन मैंने वी मान ली मैंने। ओके, अब देखो उससे पहले वाले सेंटेंस में कहते हैं, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि यू जो है, यू परपेंडिकुलर है किसके? बोथ लाइन वी और डब्ल्यू के। इसका मतलब क्या है कि वी और डब्ल्यू हमारा पैरेलल होगा, तो मैं इस लाइन को क्या मान ले रहा हूँ? ये मैं डब्ल्यू मान ले रहा हूँ। ओके, ये मेरी लाइन डब्ल्यू हो गई, तो इसका मतलब यू लाइन किस तरह से आएगी? देखो यू लाइन जाएगी इस तरह से, तो ये मेरी लाइन यू हो गई। देखो ये चीज समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? देखते हैं। ऑप्शन ए क्या हमारा? जेड यू एंड डब्ल्यू। तो देखो अब हम इस फिगर को जेड यू एंड डब्ल्यू को बाहर बना लेंगे। ठीक है, इसने कहा देखो जेड कैसी है? लाइन हमारी देखो ये जेड है, तो हमने जेड इस तरह से बना ली। यू कैसी है? देखो यू लाइन ये वाली है, यानी कि यू भी हमारी इस तरह से, तो हमने ये हमारी जेड हो गई, ये मेरी यू हो गई। अब बाकी बची क्या? डब्ल्यू। डब्ल्यू देखो इस तरह से, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं, देखो ये दोनों तो पैरेलल है, बट ये परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं। एक्स
देखो लाइन हमने एक्स यहाँ पे ले लिया, ओके। वी का मतलब ये मेरी एक्स हो गई, ये मेरी वी हो गई। आगे क्या कह रहा है, वाई कैसे मेरी, देखो इस तरह से ये कह रहा है ये मेरी लाइन वाई हो गई। तो क्या ये पैरेलल है, नहीं। देखो ये दोनों वी और वाई तो पैरेलल है, लेकिन एक्स क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम सी की बात करते हैं, जेड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जेड। जेड कैसी लाइन है हमारी, तो ये हमारी जेड, ठीक है। तो ये हमारी जेड हो गई। वी किस तरह से, देखो ये गई लाइन हमारी वी, ठीक है, कर्सर में जो दिख रही है इस तरह से वी, तो ये मेरी वी हो गई। और आगे क्या है, यू किस तरह से, इस तरह से। ये कह रहा है आर परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू देखते हैं, डब्ल्यू कैसा है हमारा, देखो ये डब्ल्यू है। ये कह रखा है कि ये तीनों डब्ल्यू के परपेंडिकुलर है, नहीं जी, क्यों, देखो हमारा, देखो ये मेरी लाइन कौन सी थी, ये मेरी यू आई थी ना, यू, और ये मेरा डब्ल्यू है। देखो हम ये कह सकते हैं कि यू और जेड तो इसके एक तरह से क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस तरह से हम लाएंगे तो परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन वी जो है, वी लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी बी इज रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या बचता है, ऑप्शन डी ऑब्वियसली अपने आप करेक्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी देखते हैं। ये इसने कहा है वाई, तो देखो यहाँ पे बनाते हैं वाई क्या है, देखो ये गया, हम बनाते हैं वाई, ये मेरी वाई हो गई। एंड वी, देखो वी ये गई मेरी, तो वी में ये मेरा वाई था, ये लाइन मेरी वी हो गई, ओके। एंड डब्ल्यू की बात करें तो देखो ये भी लाइन इस तरह से आएगी डब्ल्यू। अब देखो ये तीनों लाइन क्या है, ये तीनों लाइन हमें क्या दिख रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो आगे क्या करना है, वाई वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल, ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो कितना इजी था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पीपल, फाइटर्स एंड कावर्ड। एक सोसाइटी में टू टाइप्स के पीपल हैं, एक फाइटर है और एक कावर्ड्स हैं, ओके। टू कावर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड्स। इसने कहा है जो कावर्ड्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के दोस्त होंगे, ओके। ए फाइटर एंड कावर्ड्स आर ऑलवेज एनिमी। और फाइटर और कावर्ड क्या होंगे, वो दुश्मन होंगे एक दूसरे के। फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू वन अनदर। और फाइटर्स जो होंगे वो इनडिफरेंट होंगे एक दूसरे के, ठीक है जी। अब देखो इसने जब बात करी ना फाइटर्स की, तो हम क्या करते हैं, देखो एक जगह तो फाइटर लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, हमारा फाइटर्स हो गए, और एक जगह हमारे क्या हो गया, कावर्ड्स लिख रहे हैं, ओके। अब देखते हैं इसमें से कौन फाइटर है कौन कावर्ड्स है, ओके। इसने आगे क्या कहा है, ए एंड बी आर एनिमी। यानी क्या है, ए और बी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। यानी ए और बी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। तो हमने क्या बताया था, ए और बी जब एक दूसरे के दुश्मन है, इसका मतलब क्या है कि एक इसमें से फाइटर होगा और एक कावर्ड होगा। लेकिन अब इसे बताया नहीं कि कौन सा फाइटर है कौन सा कावर्ड है, ओके। आगे क्या है, सी एंड डी आर फ्रेंड्स। यानी कि सी और डी फिर क्या हो गए, कावर्ड हो गए, क्यों, ये एक दूसरे के फ्रेंड है। तो मैं सी और डी देखो यहाँ पे आएगा हमारा, ओके। ये क्या है, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। ई एंड डी आर इनडिफरेंट टू ईच अदर। तो देखो फाइटर जो थे ना वो क्या थे, इनडिफरेंट थे एक दूसरे के। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे एफ आएगा, जो एक दूसरे के इनडिफरेंट थे, ओके। ए एंड ई आर नॉट एनिमी। अब उसने बात की, देखो ए और ई क्या है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ए कहाँ पे आएगा, ए और ई की बात कर रहा है, तो देखो इसका मतलब ये है कि इस कैटेगरी में आएगा, ई यहाँ पर है, तो ए भी हमारा यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे बचेगा हमारा बी, ओके। यानी कि फाइटर्स कौन कौन है, ए है, एफ है, ई है। और कावर्ड्स कौन कौन है, बी है, डी है, सी है। यानी कि बी सी डी और ए ई एफ, ये हमारे अलग अलग आ गए। अब आगे क्या पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। इसने पूछा है, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है बी सी एंड एफ आर कावर्ड। देखो बी की बात कर रहे हैं, बी और सी तो आपस में कावर्ड है, लेकिन हम कहेंगे एफ जो है हमारा, एफ हमारा क्या है, फाइटर है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब इसने आगे क्या कहा है, ए ई एंड एफ, यानी कि ए ई एंड एफ कह रहा है, आर फाइटर्स। हाँ देखो ये क्या है, ये हमारे तीनों फाइटर्स हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा ऑप्शन सी देखते हैं, बी एंड ई। देखो किसकी बात कर रहा है, बी की और ई की, इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है ना। आर इन द सेम कैटेगरी, नहीं, देखो अलग अलग कैटेगरी में। ई हमारा फाइटर है और बी हमारा कावर्ड है, ओके। तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ए एंड एफ। देखो ए की बात कर रहा है और एफ की बात कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है, ओके। आर इन द डिफरेंट कैटेगरी, नहीं, बिल्कुल क्या है कि सेम कैटेगरी है, ओके। तो हमारा ये क्या है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके, इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए बॉक्स ऑफ मार्बल्स देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन रेड वंस एंड 5 more white marbles than green ones.
ठीक, इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो रेड मार्बल्स जो हैं वो व्हाइट से 3 ज्यादा हैं और ग्रीन जो मार्बल्स हैं उससे 5 कम है। यानी जो व्हाइट मार्बल है तो ग्रीन मार्बल जो है उससे 5 कम है। ओके, इफ देयर आर टोटल ऑफ 10 व्हाइट मार्बल, यदि टोटल 10 व्हाइट मार्बल हैं, हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स, तो टोटल बॉक्स में कितनी मार्बल्स हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइट मार्बल कितनी है। व्हाइट हमारी व्हाइट मार्बल्स जो है वो कितनी है, 10 है। ओके, अब वो बात कर रहा है रेड मार्बल्स की। रेड मार्बल्स की तो वो कितनी है, वो व्हाइट उससे 3 कम है। किसने बात की है, 3 कम है किससे, व्हाइट से। रेड मार्बल्स की बात की है तो उसने देखिए देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स, यानी कि व्हाइट मार्बल जो है वो रेड से कितनी कम है, 3 कम है। इसका मतलब क्या होगा कि वो रेड मार्बल कितनी हो जाएंगी, रेड मार्बल हो जाएंगी हमारी तो 10 + 3 इक्वल टू रेड मार्बल्स कितनी होगी, टोटल 13 हो गई। ओके, अब हम बात करें ग्रीन मार्बल्स की कि ग्रीन मार्बल्स कितनी हमारी, ग्रीन मार्बल्स जो है हमारी वो व्हाइट से 5 कम है तो कितनी बची, 5 बची हैं। ठीक है, अब टोटल में जब मार्बल्स की बात करूंगा टोटल मार्बल्स कितनी होंगी, तो देखो व्हाइट 10 + रेड यानी 13 + ग्रीन यानी 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 और 13 23 और +5 28। ठीक है ना, 28 हमारा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ईजी था, बस कुछ नहीं, इसको हमें समझना है कि इसने ये दे रखा था कि हमारी जो व्हाइट जो कम है कितनी है, वो रेड से 3 कम है और 5 क्या है, इज मोर ज्यादा है किससे, व्हाइट से, कौन सी, ग्रीन वाली। बस ये चीज हमें समझनी थी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, each of the 6 different faces of a cube has been coated with the different color, for example V, I, B, G, Y and O, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ओके, ये हमारे कलर दे रखे हैं उसने। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, और इसने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन बिलो दे रखी है। ठीक, तो इसने क्या कहा है, फर्स्ट कहा है कलर्स Y, O एंड V आर ऑन एडजेसेंट फेसेस। तो देखो पहले हम बात करते हैं एडजेसेंट फेसेस की। ठीक, तो एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, हम देखेंगे कि सपोर्टेड अगर मेरा क्यूब है, ये मेरा मैंने क्यूब बनाया, तो अगर मैं कहूं कि ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा राइट है, देखो ये मेरा राइट है, ठीक, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा बॉटम है, नीचे वाले में इसको मैं बॉटम मान लूं और इसको मैं टॉप मान लूं, इसको ऊपर वाले को मैं टॉप मान लूं और इस वाले को मैं क्या मानूं, ये मेरा फ्रंट हो गया। तो अगर मैं देखो फ्रंट की बात करूं कि अगर मैं कहूं कि भी मेरी एडजेसेंट साइड, इसकी एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होंगी, साइड कौन सी होंगी, देखो एक तो ये बॉटम होगी, एक राइट होगी, एक लेफ्ट होगी और एक टॉप होगी। ओके, ये इसकी एडजेसेंट साइड होंगी। लेकिन देखो फ्रंट के जस्ट अपोजिट जो होगा यहाँ पर, इसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो इसके क्या होगा, वो इसकी एडजेसेंट साइड नहीं होगी। ओके, यानी कि एडजेसेंट साइड वो होती है जो इससे मिली हुई हो। ठीक, अब इसने बात करी क्यूब की, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक क्यूब बना लेते हैं। ओके, देखो अब ये क्यूब बन गया, तो देखो ये क्या है मेरा, ये है मेरा, इसको मैं कहूंगा टॉप, इसको मैं कहूंगा राइट, ठीक, इसको मैं कहूंगा नीचे वाले को बॉटम, और ये वाला फेस जो होगा मेरा कौन सा होगा, लेफ्ट वाला होगा। और देखो ये मेरा फ्रंट होगा, और देखो फ्रंट के जस्ट अपोजिट यानी कि इसके पीछे क्या होगा, ये मेरा इसके पीछे जो होगा वो मेरा होगा अपोजिट। ओके, अब जो ये इन्फॉर्मेशन वो कहता जाए उसको हम कंप्लीट करते हैं। इसने कहा है कलर्स Y, O एंड B आर एडजेसेंट। ओके, मैं क्या करता हूं, सपोज मैं फ्रंट को Y मान लेता हूं, फ्रंट को मैंने Y माना। ओके, राइट को मैंने O मान लिया, यानी कि O मेरा राइट में है और मेरा B जो मेरा टॉप पर है। ओके, ये मेरा B है। तो देखो ये क्या है, ये तीनों क्या है हमारे, ये एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, क्यों, मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर ये मेरी कोई अगर ये मेरा फेस है उसकी एडजेसेंट साइड कितनी होगी, 4 होगी। तो ऐसे ही ये हमारी एडजेसेंट साइड होगी। उसके बाद में आगे उसने क्या कहा है, यानी कि पहली होगी, सेकंड में क्या है, कलर्स I, G एंड Y आर ऑन एडजेसेंट फेसेस। अब ये क्या है कि देखो I की, G की और Y की, तो देखो ये तो मेरा हो गया Y, ठीक है ना।
अब ये y हो गया, तो इसकी देखो दो एडजेसेंट साइड तो ये हो गई, अब दो बची, एक लेफ्ट में बची और एक हमारी बॉटम में बची। तो देखो बॉटम को मैं क्या मान ले रहा हूँ, आई मान ले रहा हूँ, इसके नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा मेरा आई होगा, ठीक। और लेफ्ट वाले को मैं जी मान ले रहा हूँ, ओके, ये मेरा ग्रीन है, समझ में आया। तो देखो अब y की भी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, देखो y की भी चारों एडजेसेंट साइड हो गई, कौन सी, बी ओ आई जी। तो अगर मैं एक बात कहूं तो मेरे कितने कलर हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि देखो जो मेरा 6 जो कलर होगा, यानी छठवां जो कलर होगा वो कहाँ होगा, वो अपोजिट में होगा। वो कौन सा कलर बचेगा, वॉयलेट, यानी वी। वी क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा, ओके। अब थर्ड इंफॉर्मेशन क्या कहा इसने, बी जी एंड वाई आर ऑन एडजेसेंट फेसेस। तो देखो बी की बात कर रहा है तो देखो ये गया मेरा बी, ठीक। जी की बात कर रहा है तो देखो ये गया जी, और वाई की बात कर रहा है तो देखो ये गया वाई। तो देखो ये भी तीनों क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो देखो बिल्कुल सही, ये इन्फॉर्मेशन भी है। फोर्थ में इसने क्या क्या है, कलर्स ओ वी एंड बी, देखो ओ की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है एंड वी की बात कर रहा है, इस वाले वी की। तो देखो ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो हम ये कह देंगे देखो आर ऑन द एडजेसेंट फेसेस। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्यूब था और इसमें हमने नंबर कोडिंग करी है, बिल्कुल सही करी है, ओके। हमारी सभी इंफॉर्मेशन जो दी गई थी ये इससे मैच कर दिया है, ओके। अब आगे से पूछा क्या है, विच इज द कलर ऑफ द फेसेस अपोजिट टू द फेस कलर्ड विद ओ। इसने कहा है कि ओ के अपोजिट में क्या होगा, इसने कहा है ओ के अपोजिट में। तो देखो ओ हमारा राइट था, तो ओ के अपोजिट में क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट में कौन सा कलर है मेरा, लेफ्ट में कलर है जी, जी फॉर ग्रीन, यानी कि लेफ्ट में क्या होगा आंसर, देखो बी ये नहीं होगा, वी ये नहीं होगा, जी ऑप्शन सी इज करेक्ट, आई ये नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ओके। तो कितना इजी था। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं। एडजेसेंट साइड जो होती है जो उसके जस्ट बराबर में होगा। जैसे हमारा ये वाई फेस था, अगर मैं सपोज इसकी बात करूं ये वाई फेस था, तो इसकी 4 एडजेसेंट साइड होंगी, एक बी होगा यानी कि टॉप, एक ओ होगा राइट, एक बॉटम होगा यानी कि आई, और एक लेफ्ट होगा जी। इसी तरह से अगर टॉप की बात करेंगे तो दोस्तों ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और उसकी अपोजिट वाली साइड। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, उसके बाद में हम आसानी से इस क्वेश्चन को करके बता सकते हैं। बहुत इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन। सभी एथलीट जो हैं वो जीतना चाहते हैं। एंड ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट। और जो जीतना चाहते हैं सभी खिलाड़ी वो बैलेंस डाइट को लेते हैं। देयरफॉर ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट वेल बैलेंस्ड डाइट आर बैड एथलीट्स। और जो बैलेंस डाइट को नहीं लेते वो कैसे हैं, वो बैड यानी कि बुरे खिलाड़ी हैं, ओके। द बेस्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज दैट। इसमें कहा है कि सबसे बेस्ट कंक्लूजन कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो देखो इसमें 3 इंफॉर्मेशन दी हैं। देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, पहली अगर देखें, पहली थी कि जितने भी ऑल खिलाड़ी जो हैं, ऑल एथलीट्स जो हैं, ठीक, वो क्या है हमारे गुड हैं, ऑल एथलीट्स गुड हैं, ठीक। कौन से, जो जीतना चाहते हैं, यानी कि जो जीतना चाहते हैं वो सभी खिलाड़ी कैसे हैं हमारे, वो अच्छे हैं, यानी कि गुड एथलीट्स हैं। दूसरी कंडीशन क्या दी है, देखो उसने दूसरा इसने ये दिया है कि जो जीतना चाहते हैं, यानी कि जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, जो यानी वांट टू विन, जो जीतना चाहते हैं वो क्या है, वो बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि जो जीतना चाहते हैं वो बैलेंस डाइट को लेते हैं, ओके। और तीसरी कंडीशन क्या दी है इसने, तीसरी कंडीशन ये दी है ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट वेल बैलेंस। तो वो क्या है, बैड एथलीट्स, यानी कि इसने बैड के बारे में कहा था। तो ये तो गुड था और ये बैड है, यानी कि वो बैड कौन से हैं, जो बैलेंस डाइट नहीं लेते, जो बैलेंस जो है डाइट नहीं लेते, ओके। अब हमें क्या है, अब हमें क्या है कि हमें इस कंक्लूजन के बेस पर हमें बताना है कि सबसे बेस्ट कंक्लूजन कौन सा है, ठीक। तो उसने क्या कहा है, पहला फर्स्ट ऑप्शन है नो बैड एथलीट्स वांट टू विन, यानी कि सभी खराब खिलाड़ी जो है वो जीतना नहीं चाहते। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, बैड खिलाड़ी है, ठीक है ना, बैड है, और वो अनबैलेंस्ड उनकी डाइट है। जो बैड खिलाड़ी हैं यानी कि जो बैड एथलीट्स हैं वो क्या कहेंगे, वो जीतना ही नहीं चाहेंगे, क्यों, उन्हें अपने खाने पे ही कंट्रोल नहीं है। तो जब वो बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, जो उनकी डाइट होती है प्रॉपर, वो उसको बैलेंस डाइट को नहीं लेंगे तो जीतेंगे कैसे, ओके।
तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अभी बी को छोड़ते हैं, सी पे आते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं हम। एवरी एथलीट्स हु ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज ए गुड एथलीट्स। इसने कहा है जो सभी जो खिलाड़ी हैं वो अगर बैलेंस डाइट लेते हैं वो गुड एथलीट्स हैं। तो ये कोई चीज है ना मैच नहीं हो रही, ठीक। वो क्यों नहीं हो रही? क्यों? ये जरूरी नहीं है कि जो बैलेंस लेने वाला वो खिलाड़ी होगा, जो बैलेंस ईट लेता है वो अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये कि ऑल गुड एथलीट्स विन, यानी कि जो जीतना चाहते हैं वो सभी जो अच्छे जो एथलीट्स हैं वो जीतना चाहते हैं, ठीक। इसने ये बताया था। और उसने एक ये चीज भी बताई थी कि जितने भी हमारे एथलीट्स हैं जो जीतना चाहते हैं वो बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक। तो ये वो गुड है, ये कंडीशन नहीं बताया। यानी कि गुड एथलीट्स के बारे में सिर्फ इतना बताया था इसने कि जो जीतना चाहते हैं, यानी कि जो जीतना चाहते हैं विन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन ए गुड एथलीट्स। इसने कहा है कि जितने भी खिलाड़ी हैं जो जीतना चाहते हैं वो अच्छे खिलाड़ी हैं। और देखो तो एक ये वाला स्टेटमेंट डी वाला और एक बी वाला। अब देखो इन दोनों को हम एक दूसरे से कंपेरिजन करते हैं। इसने क्या कहा है तो हमें मालूम पड़ेगा कि ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन ए गुड एथलीट्स, यानी कि वो खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ देखो ये कंक्लूजन निकल सकता है। ओके जी, ये वाला कंक्लूजन क्या है हमारा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक बार बी को भी देख लें। नो एथलीट्स हु डज नॉट ईट ए वेल बैलेंस डाइट इज गुड एथलीट्स। तो इसने साफ कह दिया यहाँ पे जो प्रॉपर वे में यानी कि बैलेंस डाइट नहीं लेते, जो बैलेंस डाइट नहीं लेते वो गुड खिलाड़ी नहीं होते, ठीक। वो गुड खिलाड़ी नहीं होते। इसका मतलब ये है कि बैड खिलाड़ी कौन से हैं, यानी कि बैड एथलीट्स कौन से हैं, जो बैलेंस डाइट नहीं लेते। यानी कि इसमें टू द पॉइंट बात की गई है। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था वो वाला। तो ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग यानी कि बी और डी के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि इसने कहा था बेस्ट कंक्लूजन, तो वो कौन से निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है ओनली बी। डी भी था, ठीक है। लेकिन अगर ये कहता है कि कौन से दो होते तो देखो बी और डी हमारे दोनों आंसर राइट होते। लेकिन अगर बी और डी में से मैं चूज करनी पड़े तो एज इट इज जो बात कही गई है स्टेटमेंट 3 में, देखो ये वाला था ना, बिल्कुल 3, यानी कि ये वाली देखो। ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट आर बैड एथलीट्स। यानी कि डायरेक्ट जो सेंटेंस था एक तरह से वो सेंटेंस के बारे में प्रॉपर कह दिया गया है बी में। तो हमारा आंसर बी इज करेक्ट। ओके, तो बहुत ही यहाँ पे माइनर सा फर्क था, तो हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी इज करेक्ट।